हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सब्जेक्ट ऑडिटिंग। देखिए, ये आज ऑडिटिंग की फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है और एकदम फर्स्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी। उस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखा था हम लोगों ने कि आखिर ये सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, कितने पार्ट्स में, कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है एंड टोटल इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है एंड एग्जाम के अंदर पेपर पैटर्न क्या रहता है आपके सब्जेक्ट का, कितने टोटल क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर, उसमें से कितने ऑप्शनल होते हैं, कितने कंपलसरी होते हैं। ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट। आज से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है एंड आप ये बोल सकते हैं कि ये ऑडिटिंग की आज फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, अब देखिए हमारा जो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है प्यारे बच्चों, पहले चैप्टर का नाम पढ़ेंगे फिर हम उसको देखना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपके नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। अब स्टूडेंट ये बोलता है कि सर, आप हमें सब्जेक्ट ऑडिटिंग पढ़ा रहे हो, इवन जो चैप्टर है उसके अंदर भी बोला जा रहा है कि ऑडिटिंग का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, इनके बारे में बताओ। आखिर ऑडिटिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है? बच्चों, पहले हमें इस ऑडिटिंग वर्ड का, शब्द का मीनिंग देखना होगा ताकि हमें यह तो समझ में आए कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या बोलता है, ऑडिट का मीनिंग क्या है। फिर उसके अंदर हम लोग नेचर, स्कोप, ये सब देखने लगेंगे। हमारे माइंड में ना एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है सर, व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या होता है? ऑडिटिंग किसे कहते हैं? एंड बच्चों, ऑडिट क्या होता है, ऑडिटिंग किसे कहते हैं, इस बात को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। स्टोरी है, बड़ी ही मजेदार स्टोरी है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूं कि हम लोग हर कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से और स्टोरी से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टोरीज सुनाऊंगा जो कि नॉर्मल होंगी बहुत, एंड एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो रियल लाइफ में कंपनीज के अंदर ऑडिटिंग से रिलेटेड कहानियां हैं उनको समझेंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए, अब देखिएगा बच्चों, हम देख रहे हैं कि ऑडिट का मीनिंग क्या होता है और इसके लिए एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के अंदर आपके दो कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल के अंदर दो लोग हैं। एक है आपकी नोरा दीदी, नोरा फतेही, और एक है आपके सर मोहित बंसल सर, क्यूट क्यूट से मोहित बंसल सर। इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, आप वो बातचीत को सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर ऑडिटिंग क्या होता है। एक बार की बात है प्यारे बच्चों, मेरे पास में नोरा दीदी आई और नोरा दीदी ने मेरे पास में आकर बोला, मोहित सर, मोहित सर, मोहित सर, मैंने ना अभी हनी सिंह के साथ में एक म्यूजिक वीडियो निकाली थी और वो म्यूजिक वीडियो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई, हिट हो गई वो, और मैंने कमाया बहुत सारा पैसा, धन, रोकड़ा, लक्ष्मी जी आई हैं आशीर्वाद देने, काफी पैसा आया है मेरे पास। अब मैं सोच रही हूं, नोरा दीदी बोल रही हैं कि मोहित सर, मैं सोच रही हूं कि मैंने जो इतना सारा पैसा कमाया, मैं उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दूं, मैं उस पैसे को किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट कर दूं, मतलब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, मैं ये सोच रही। मैंने बोला, ये तो बहुत बढ़िया सोच रही हो। मैंने बोला, नोरा दीदी बहुत अच्छा सोच रही हो आप, आपका सिर्फ शरीर नहीं चलता, आपका दिमाग भी चलता है। आप एक काम करो, कर दो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट। नोरा दीदी बोली, वो तो ठीक है, बट किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूं, मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है। भाई पैसा तो मेरे पास में है,
और मुझे इन्वेस्ट भी करना है किसी कंपनी के शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, बट मेरे को यह नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी कंपनी सही रहेगी जिसके अंदर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर दूं। मैंने कहा अरे बड़ा सिंपल है यार, आप एक काम करो ना, आप एक काम करो नोरा दीदी, आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो। आप चेक करो कंपनी की बैलेंस शीट को, चेक करो कंपनी के P&L को, चेक करो कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को, और और आपको जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट दिखा रही, जिस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर आपको ऐसा लगे कि यार ये कंपनी के तो अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छी खासी इनकी सेल हुई है और सब कुछ बेस्ट है, तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो कहानी यहां तक की समझ में आई। भाई एक बार नोरा दीदी मेरे पास में आई और आकर बोली मोहित सर पैसा बहुत आ गया है भैया मेरे पास में, अंधा पैसा है एकदम मेरे पास में, और मेरे को करना है किसी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करूं। मैंने बोला कि यार आप एक काम करो ना, आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लो। हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है, हर कंपनी अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, हर कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। आप कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं आप उनको चेक कर लो, और उनको चेक करके आपको पता लग जाएगा कि किस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, किस कंपनी की सेल बढ़ रही है, किस कंपनी के शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, किसके शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है। और जो आपको बेस्ट कंपनी लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद में कर दो पैसा इन्वेस्ट। नोरा दीदी बोला मोहित सर बात तो सही है आपकी, मैंने भी सोचा था ये बात मैंने भी सोची थी मोहित सर कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लूं, जो कंपनी प्रॉफिटेबल लगे उस कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, नोरा दीदी बोल रही हैं कि मोहित सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई एक बात बताओ, आज अगर किसी कंपनी के आज अगर किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होते हैं, जो बैलेंस शीट तैयार होती है, जो P&L अकाउंट तैयार होता है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तैयार होते हैं, कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट बनती है, एनुअल रिटर्न बनती है, और ये सब चीजें फिर बाद में पब्लिकली अवेलेबल भी होती हैं, मुझे एक बात का कंफ्यूजन हुआ। मुझे कंफ्यूजन हुआ, नोरा दीदी बोल रही मुझे ये कंफ्यूजन हुआ मोहित सर कि यार आखिर कंपनी के जो ये अकाउंट्स हैं ये बना तो कंपनी ही रही है, कंपनी के एम्प्लॉयज बना रहे हैं। हो सकता है ना शायद इसके अंदर गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो सकता है ना शायद कंपनी का प्रॉफिट कम हो लेकिन इसमें प्रॉफिट ज्यादा दिखाया गया है। हो सकता है ना शायद कंपनी की सेल्स कम हो लेकिन इसमें सेल्स ज्यादा दिखाई गई हो सकता है ना शायद कंपनी के लॉसेस ज्यादा हों लेकिन इसमें लॉसेस कम दिखाई गई हो, क्योंकि कंपनी भी तो पढ़ी लिखी है ना, कंपनी के अंदर बैठे हुए लोग भी तो ये जानते हैं ना कि बाहर जो पब्लिक है वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रही है, और कैसे करेगी वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके करेगी। इसलिए एक काम करो, मिस रिप्रेजेंट कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अरे झूठ लिख दो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, यार लिख दो झूठ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्या दिक्कत आ रही है? लिख दो ना झूठ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। पब्लिक पढ़ेगी, उसको लगेगा अरे कंपनी में तो बहुत सारा प्रॉफिट है, कंपनी की तो सेल बहुत अच्छी हो रही है, कंपनी जो है उसके तो अंदर लॉसेस बहुत कम है, और उसे लगेगा कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, एंड पब्लिक जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर देगी। हो सकता है नोरा दीदी ने मेरे से बोला मोहित सर आप बोल रहे हो कि मैं कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बैलेंस शीट को, P&L को चेक कर लूं, जो कंपनी मुझे बेस्ट प्रॉफिटेबल लगे मैं उस कंपनी के सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर दूं। ऐसा हो सकता है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है भैया, है क्या?
कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसरिप्रेजेंट करे। नोरा दीदी बोली, बोला देखो आपको पता ही है मेरे पास में शादी के बहुत रिश्ते आते हैं। नोरा ने बोला, बोला मोहित सर देखो मेरे पास में ना शादी के बहुत रिश्ते आते हैं। हम लड़के से पूछते हैं मेरे मम्मी पापा, बोला बेटा कितना कमाते हो, बोला बेटा कितना कमाते हो। अब वो हनी सिंह तो है नहीं जो ये बोल देंगे कि आपकी बेटी एक महीने में जितना तेल उड़ाती है, जितना खाना खाती है उतना मेरी गाड़ी पे तेल उड़ता है, ऐसे तो गाना तो गाएंगे नहीं वो। बोला उनकी सैलरी है मान लो 8 लाख रुपए पर एनम, एक साल में वो 8 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन अपने जो बायोडेटा पोर्टफोलियो बनाते हैं उसके अंदर वो लिखते हैं 12 लाख पर एनम, झूठ लिखते हैं। सेम उस तरह से कंपनी भी अपना एक तरह का बायोडेटा, मतलब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, शायद इसमें झूठ लिख दे। तो फिर नोरा दीदी बोली अब बताओ मोहित सर, बात तो वहीं पर आकर खड़ी हो गई कि मुझे करना है कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कंपनी के सिक्योरिटीज में, किस कंपनी में करूं। आपने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो। मैं बोल रही हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना तो कंपनी का ही एम्प्लॉय रहा है, कंपनी खुद बना रही है, हो सकता है कंपनी उसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन कर दे। अब बताओ मोहित सर कि आखिर मैं कैसे डिसीजन लूं कि किस कंपनी के अंदर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के अंदर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, अब मैं डिसीजन कैसे लूं। मैंने कहा फिर तो एक काम करो नोरा दीदी, आप एक काम करो, आप ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो गोली मारो, उनको भूल जाओ, आप कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करो, कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करो। नोरा दीदी बोली, बोला ये ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है। अब सुनिएगा बच्चों बड़े ध्यान से, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई, अब बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने बोला, बोला देखिए आज एक कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, हो सकता है कि वो रिलायंस कंपनी अपने अकाउंट्स में मिस रिप्रेजेंटेशन कर दे, हो सकता है वो रिलायंस कंपनी अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है सीए है, सीएमए है, ये भी तो एम्प्लॉयज में काउंट हो रहे हैं, हो सकता है कि ये लोग जो हैं कंपनी इनसे बोले, बोला सुनो भाई तुम आते हो हमारी कंपनी में डेली, तुम आते हो हमारी कंपनी में डेली और हम तुम्हें सैलरी देते हैं, तो हम जो बोलेंगे वो करो। अब कोई आदमी ये बोले मैं तो सिंगम हूं, मैं तो सच के रास्ते पे चलता हूं, कंपनी उसको लात मार देगी, बोले टाटा बाय बाय गो बेंट गॉन हो जाओ यहां से। और कोई बोले मैं तो चल बोल पांडे साहब रिश्वत ले लेता हूं, बोले ठीक सैलरी दे रहे हैं तेरे को, हम जो बोले वो काम कर, और उससे मिस रिप्रेजेंट करवा ली, प्रॉफिट ज्यादा लिखवा लिया, सेल ज्यादा लिखवा ली, शेयर प्राइस ज्यादा लिखवा ली, हो सकता है। इसीलिए अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसीलिए जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद में एक उसके बाद में बाहर से एक पर्सन बुलाया जाता है जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब है वो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ना तो वो ना उसका कोई रिलेटिव या जानकार, कंपनी से रिलेटेड नहीं है, ना ही उस कंपनी की सब्सिडरी होल्ड, मतलब कंपनी, जो बंदा आपकी कंपनी में अब आ रहा है वो इंडिपेंडेंट है, ना तो वो खुद, ना उसका कोई रिलेटिव, ना उसका कोई पार्टनर। हम आगे चल के पढ़ेंगे इन क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब वो बंदा जो आपकी कंपनी में आ रहा है वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कंपनी से टोटल इंडिपेंडेंट पर्सन है। वो अब कंपनी के अंदर आएगा और बने हुए अकाउंट्स को जो कंपनी ने ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं उनको चेक करेगा, उनको चेक करेगा, चेक करेगा कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे क्या वो सही करे, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कहीं कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। एरर क्या होता है, एरर होता है कि गलती से, एरर होता है गलती से कोई गलती कर दी, अनइंटेंशन, इंटेंशन नहीं था कंपनी का लेकिन कोई गलती हो गई, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है।
गलती कर दी बेचारे ने। और एक होता है फ्रॉड, कि जानबूझ के अकाउंट्स में गलती कर दी। वो पकड़ेगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एरर है, क्या कोई फ्रॉड है, ये ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, वो इन सब चीजों को चेक करेगा। मतलब वो ऑडिट करेगा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट क्या हुआ? ऑडिट का मतलब हुआ कि कंपनी ने जो ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, कंपनी ने जो ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, उनकी चेकिंग करना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कहीं कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए थे तो लॉ को फुलफिल करके बनाए गए थे कि नहीं बनाए गए थे। इन सब चीजों की जो चेकिंग करी जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट करना। और इस पूरे प्रोसेस को, अब क्या होगा, आप सपोज करो एक बंदे को बुलाया गया ऑडिट करने के लिए, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। अब वो आज आया, और रिलायंस कंपनी तो बहुत बड़ी है, रिलायंस कंपनी के तो पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। वो अकेला भी नहीं आएगा, शायद वो हो सकता है पूरी की पूरी अपनी टीम को लेकर आएगा। हालांकि इंडिविजुअल पर्सन अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर की तरह, बट बहुत बार फर्म भी अपॉइंट होती है, वो अपनी टीम को लेकर आएगा, प्रॉपर प्लानिंग करके ऐसे ऐसे ऑडिटिंग करेंगे हम लोग। तो ऐसा तो नहीं है एक ही दिन में वो आया और 1 घंटे के अंदर वो ऑडिट करके चला गया। टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है, काफी अच्छा खासा टाइम लगता है, महीना भर भी लग जाता है बड़ी बड़ी कंपनी में, महीना 1.5 महीना। तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है ऑडिटिंग। बचपन में पढ़ा था ना कि सर जब किसी के पीछे आईएनजी लग जाता है तो उसका मतलब होता है हो रहा है, ये प्रोसेस है, अभी चल रहा है। तो ऑडिट का मतलब होता है कंपनी के बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अकाउंट्स को, कंपनी के बने हुए रिकॉर्ड्स को, स्टेटमेंट्स को चेक करना, उसको ऑडिट बोला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ऑडिटिंग बोला जाता है। और जो पर्सन बाहर से आया, जो इंडिपेंडेंट पर्सन बाहर से आया, उसको ऑडिटर बोला जाता है। तो नोरा दीदी ने क्या बोला, बड़े ध्यान से सुनिए। नोरा दीदी आई, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, मजा आएगा आपको। आप बोलोगे कि सर आपकी जब ये पूरी कहानी, अभी तो इस कहानी के अंदर 2 कहानियां और आने वाली हैं। अभी तो मैंने जो आपको ये कहानी बताई है, इस कहानी के अंदर मैं आपको 2 नई कहानियां बताऊंगा। एक तो मेरी फ्रेंड है कैटरीना कैफ, उसकी, और एक हमारे भाई साहब है मिस्टर चुन्ना, उसकी। आप बोलोगे सर ऑडिट मेरे को क्रिस्टल क्लियर हो गया। बोले सर आपकी जब ये कहानी खत्म होगी ना, हमें ये पता चल जाएगा ऑडिट क्या होता है, व्हाट इज ऑडिट, हमें ये पता चल जाएगा। और हमें ये पता चल जाएगा व्हाई ऑडिट इज रिक्वायर, आखिर ऑडिट की जरूरत क्यों होती है। ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। एक बार कहानी को दोबारा से याद करो यहां तक। नोरा दीदी बोली कंपनी में सिक्योरिटीज, पैसा कमाया, अंधा मोटा पैसा कमाया भैया, मेरे को करने का है किसी कंपनी में की सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट। मैंने बोला यार कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर लो, जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट कर दो। नोरा दीदी बोली कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, चांस है, प्रोबेबिलिटी है ऐसा। मैंने बोला ऑडिट रिपोर्ट चेक करो। बोली ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? मैंने कहा देखो जब कंपनी के स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर बाहर से एक इंडिपेंडेंट पर्सन आता है जो कंपनी से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है तो वो सच के बेसिस पे काम करेगा। आज आप किसी को रिश्वत दोगे, आप डरोगे रिश्वत देने में, पता है आपको, आप रिश्वत देने में डरोगे। आप ऐसे डायरेक्टली आप क्या, आपको क्या लगता है कि मूवीज में जो दिखाया जाता है कि जयकांत सिगरे, सिंघम मूवी का जो जयकांत सिगरे है वो गया और ऐसे रिश्वत देने लग गया, ऐसे नहीं होता है। जब आपको कभी किसी को रिश्वत देनी होगी ना, तो आप किसी पहले कॉमन आदमी को ढूंढोगे जो पुलिस वाले को जानता हो, क्योंकि पुलिस वाला भी आपसे थाने में डायरेक्टली रिश्वत नहीं लेगा, भगा देगा 2 मिनट में, गिरफ्तार करके डाल देगा अंदर। आप किसी थर्ड पर्सन के पास जाओगे जिसको आप भी जानते हो और वो पुलिस वाले को भी जानता है। आप उससे बोलोगे यार तू पुलिस वाले से बात कर, वो पुलिस वाले से बात करेगा, पुलिस वाला बोलेगा यार उस वक्त आना तुम।
और जब आओ ना तो मोबाइल वोबाइल छोड़ के आना भाई, अंदर ऑफिस में फ्री बैठ के बात करेंगे। आ रही है मेरी बात सुन? अब मैं बोल रहा हूं जब कोई इंडिपेंडेंट पर्सन बाहर से कंपनी की ऑडिट करने के लिए आ रहा है तो वो तो इंडिपेंडेंट है, वो तो कंपनी को नहीं जानता, कंपनी उसको नहीं जानती। तो जब वो ऑडिट करेगा तो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मैंने ये बात समझाई नोरा दीदी को कि भैया ऑडिट रिपोर्ट इसलिए चेक कर लो क्योंकि उसके अंदर ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन आती है, नोरा दीदी बोला ना मेरे को कहानी एक एग्जाम्पल से समझाओ इस बात को। मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कहा देखो मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसे कहानी, अब मैं नोरा दीदी को एक पुरानी कहानी सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मैंने कहा देखो यार मेरी ना एक फ्रेंड थी, मैंने कहा बात है 1955 की, हमारे बचपन की, बिहार की राजधानी पटना, उसमें हुई एक घटना। क्या घटना हो गई? मैंने कहा देखो यार मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है कैटरीना कैफ। हम दोनों ना साथ में पढ़ाई करते थे। क्या कर रहे थे हम सीए कर रहे थे या सीएमए कर रहे थे। सीएस यहां पर फिट नहीं बैठेगा, उसे रहने दो। हम सीए कर रहे थे या सीएमए कर रहे थे, सपोज करो कुछ भी कर रहे थे। हम दोनों पास हो गए, हम दोनों के हाथ में डिग्री आ गई और हम दोनों क्वालिफाइड सीए या क्वालिफाइड सीएमए बन गए। क्लियर ये चीज यहां तक? अब उसके बाद में कैटरीना कैफ मेरे पास में आई शाम को, इवनिंग में, नदी के किनारे, बोला मोहित अब क्या करना है, हमारे पास में डिग्री तो आ गई, हम क्वालिफाइड सीए बन गए, सीएमए बन गए, अब करना क्या है आगे। मैंने कहा देख यार, जब कोई पर्सन क्वालिफाई हो जाता है एज सीए या सीएमए तो उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो किसी कंपनी के अंदर जॉब कर ले, तो वो सिर्फ उस कंपनी के अंदर जॉब करेगा या करेगी, ऐसा उसके पास ऑप्शन है कि वो किसी कंपनी के अंदर जाए और कंपनी के अंदर जॉब कर ले, तो वो सिर्फ उसी कंपनी के लिए काम करा करेगी या करा करेगा। मान लो सुबह 10 बजे जाएगा, शाम को 5 बजे तक उसी कंपनी के अंदर काम करेगा। हम उसे बोलेंगे हम उसे बोलेंगे सीए या सीएमए जो भी है, इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे हम उसे? इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। उस केस में उसका काम क्या होगा? उस केस में उसका काम होगा कि भैया कंपनी के अंदर पूरे साल में जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, इनकम हुई, एक्सपेंडिचर हुई, उन सब चीजों का वो रिकॉर्ड मेंटेन करे, उन सब चीजों की वो एंट्री करे, मतलब वो अकाउंट्स प्रिपेयर करे कंपनी के पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन हुआ। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है काउंटिंग। क्या बोला जाता है? काउंटिंग। कौन कर रहा है अकाउंटिंग? वो पर्सन जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, जो कि कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है, जो कंपनी से पैसा ले रहा है, जो कंपनी से रेम्युनरेशन लेता है। कैटरीना कैफ बोले यार देखो मेरी तो मम्मी बोल रही है कि अब थोड़े दिनों बाद में शादी कर देंगी, तो मैं तो यार कंपनी में जॉब ही करूंगी, तो मैं तो जा रही हूं रिलायंस कंपनी में, मेरे को जॉब मिल गई है एज सीएमए या सीए जो भी है, तो अब मैं उस रिलायंस कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जा रही हूं। रिलायंस कंपनी के अंदर पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे मैं उन सब की एंट्री करूंगी, उन सब के रिकॉर्ड्स बनाकर रखूंगी, उन सब की अकाउंटिंग करूंगी। अगर मान लो सीएमए है तो कॉस्ट से रिलेटेड काम करेगी कि भैया कंपनी ने एक साल में कितनी कॉस्ट लगाई। सीए है तो वो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है ये चीज यहां तक? बोले ठीक है। बोला दूसरा ऑप्शन क्या होता है? बोला दूसरा ऑप्शन होता है, अगर आप क्वालिफाइड सीए या सीएमए बन गए तो दूसरा ऑप्शन है आप किसी कंपनी के अंदर जाकर जॉब मत करो, मत करो उस कंपनी की गुलामी। गुलामी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, यहां पे अपन बीइंग पॉजिटिव रहते हैं। तो बोला मत जाओ यार किसी कंपनी के अंदर जॉब मत करो, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में मत आओ यार, तुम एक काम करो ना, तुम खुद की एक प्रैक्टिस फर्म स्टार्ट कर दो। ये एक तरह का बिजनेस है। इसमें क्या करोगे?
बोला इसमें क्या होता है, जब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं तो वो पर्सन सिर्फ एक ही कंपनी का काम करता है क्योंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है। यहां पर एक बंदा एक टाइम पे मैक्सिमम 20 कंपनीज की सर्विस दे सकता है। ये दुकान हो गई एक तरह से कि मैंने अपनी फर्म ओपन कर ली, अब मैं क्लाइंट लाऊंगा। मतलब कंपनीज ने जो अकाउंट्स प्रिपेयर करे, क्या वो अकाउंट सही बनाए हैं, क्या उसके अंदर ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर कोई एरर फ्रॉड तो नहीं है, लॉ को फुलफिल करके अकाउंटिंग करी गई है कि नहीं करी गई है, इस बात की चेकिंग करना मतलब ऑडिट करना। तो मैं ऑडिट की सर्विस दूंगा। तो आप देखिए बच्चों, आप सपोज करो आप पढ़ रहे हो साथ में, आप दोस्त हैं, आप क्वालिफाई हो गए, हो सकता है एक कंपनी के अंदर चला जाए और वो उस कंपनी के अंदर जाकर जॉब करे, तो वो अकाउंटिंग करेगा, कंपनी के अकाउंट्स को बनाएगा। और आपने अपनी प्रैक्टिस फर्म स्टार्ट कर दी, आप कंपनी को ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करते हो काफी सारी कंपनीज को, और आप गए उस कंपनी के अंदर अब ऑडिट करने के लिए। तो उस आपके फ्रेंड ने जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, उसने जो अकाउंटिंग करी है, आप उसके अकाउंट्स को चेक करोगे कि ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है कि नहीं, चेक करोगे लॉ को फुलफिल करके अकाउंटिंग करी गई कि नहीं, चेक करोगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और कंपनी के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सभी एकदम सही इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते, उसमें कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। तो कोई बंदा प्रैक्टिस भी कर सकता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सीए या सीए में जो भी है, इन प्रैक्टिस, या प्रैक्टिसिंग सीए में, या प्रैक्टिसिंग सीए। आ रही है मेरी बात समझ में? कैटरीना कैफ ने मेरे से बोला, कैटरीना कैफ ने मेरे से बोला, बोला एक बात बताओ, जब मैं कंपनी के अंदर चली जाऊंगी, जब मैं कंपनी के अंदर चली जाऊंगी और मैं कंपनी के अंदर जाकर कंपनी के अकाउंट्स को प्रिपेयर करूंगी, तो यार क्या कोई ऐसे रूल्स बने हुए हैं क्या कि भैया अगर आप कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो ना, और कंपनी ने पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन किया उस बात की रिकॉर्ड रखो अपने पास में। अगर मैं अकाउंटिंग कर रही हूं, मैं प्रॉपर अकाउंट्स बना रही हूं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, क्या कोई लॉ ने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि तुम उन लॉ को फुलफिल कर लेना, उन रूल्स रेगुलेशंस को फुलफिल कर लेना, बहुत ही बढ़िया अकाउंटिंग हो जाएगी, प्रॉपर अकाउंटिंग हो जाएगी। बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह के रूल्स रेगुलेशन है, और ये एडवाइस करते हैं, ये हेल्प करते हैं उस पर्सन की जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और जिसका काम है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना। सेम उसी तरीके से अगर कोई इंडिपेंडेंट पर्सन किसी कंपनी के ऑडिट करने के लिए जा रहा है, उसके लिए बनाए गए हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि अगर तुम ऑडिट करने जा रहे हो, इन 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 चीजों को फुलफिल कर लेना, बहुत ही बढ़िया ऑडिटिंग हो जाएगी, मजा ही मजा। स्टूडेंट बोलता है सुनिए सर, अभी तक आपने जो ये दो कहानियां मेरे को समझाई है ना, इससे बस मेरे को इतना समझ में आया, सिर्फ इतना समझ में आया है सर, मेरे को सिर्फ इतना समझ में आया है सर कि ऑडिटिंग का मतलब होता है, ऑडिटिंग इज वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी एज डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी के खुद के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कंपनी ने खुद ने बनाए हैं, क्या वो सही ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देते हैं कि नहीं देते हैं, इस बात की जो वेरिफिकेशन की जाती है, इस बात की जो चेकिंग करी जाती है, उसे ऑडिट बोला जाता है। ये एक तरह से कंपनी के अकाउंट्स का एग्जामिनेशन है, एसर्टेन करने के लिए कि ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है अकाउंट्स के अंदर, कंपनी फ्रॉड नहीं कर रही है, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, इसको ऑडिट बोलते हैं। हमें ऑडिट के अंदर यह चेक करा जाता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंपनी ने जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बताई थी कि इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतने हमने टोटल सेल करी थी, ये है, वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। सर अभी तक मुझे ऑडिट का मीनिंग तो समझ में आया। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, हो सकता है अभी आप पढ़ रहे हो, आप ये बोलो कि सर आप बहुत डीप में पढ़ा रहे हो। हाँ पढ़ा रहा हूं। सर आप ऐसे डीप में ही पढ़ाओगे? हाँ मैं डीप में पढ़ाऊंगा। सर हम तो सोच रहे थे कि ऑडिट को हम रट लें, हमारे सीनियर्स ने बोला कि इसे तो रट लेना। फिर गलत जगह पढ़ रहे हो आप। मैं वो इंसान नहीं हूं जो रटवाता हो या रटने में बिलीव करता हो।
मैं ये मानता हूं कि यार देखो ये लॉजिकल चीजें हैं। ऑडिट भगवान ने नहीं बनाई थी, मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूं। राम जी जब आए थे ना, उन्होंने नहीं लिखी थी कि ऑडिट हुई। ऑडिट बनाया है, ऑडिट के रूल्स बनाए हैं इंसान ने, जो बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। बनाए इंसान नहीं है ये। और मैं ये मानता हूं कि हम भी इंसान हैं, मैं तो हूं यार। उस इंसान की और मेरी इंसान की सोच कहीं जाके तो मिलेगी कि आखिर ये रूल बनाया तो क्यों बनाया, कि बात वजह क्या थी। और मैं आपको एक्चुअली में बात बताऊं, एक्चुअली बताऊं, जब कोई ये बोलता है ना, या कोई बच्चा बोलता है सर ऑडिट तो बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है, मैं बोलता हूं यार ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है? ऑडिट थ्योरी सब्जेक्ट है? अरे ऑडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको पता ही नहीं है प्रैक्टिकल शब्द का मतलब क्या होता है। जब आप प्रैक्टिकल सुनते हो ना, आपको लगता है 2+2 4, इसको प्रैक्टिकल बोलते हैं, इसको तो न्यूमेरिकल बोलते हैं। इसे न्यूमेरिकल बोलते हैं यार दोस्त, मैंने तो ये पढ़ा है यार। प्रैक्टिकल बोलते हैं जिस चीज का लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। और ऑडिट तो हमारी जिंदगी में जो हम देखते हैं, आप जब चाय की थड़ी पे जब बैठ के चाय पीते हो ना, उसमें ऑडिटिंग होती है, मैं समझाऊंगा आपको। अपन हर चीज को ना डिटेल में एग्जाम्पल से पढ़ें, ताकि उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। और देखो दूसरी बात, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरा ये पर्सनली मानना है, मेरा ये पर्सनली मानना है कि जब आप कभी भी किसी भी चीज को पढ़ो ना, तो पढ़ाई खाने की तरह होती है। मेरा ये मानना है यार दोस्त। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम पढ़ो ना, तो आप ये समझो कि सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप। जी भर के खाओ, दब के खाओ, मचक के खाओ, ताकि ताकि जब आप लंच करो, फर्स्ट रिवीजन, जब आप रिवाइज करोगे पहली बार, तो आपको उतना टाइम नहीं देना पड़ेगा जितना टाइम आपने यहां दिया था। और जब आप डिनर करोगे, मतलब फाइनल रिवीजन, तब तो आपको टाइम देना ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि आपने अच्छा खासा टाइम यहां पे दिया। इसलिए एक एक चीज को, लॉजिक को क्लियर समझना है हमें रियल लाइफ में। क्लियर ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है, बोला सर मेरे को आपकी बात समझ में आ गई, आपने अभी मुझे 2 कहानियां समझाई और उससे आपने समझाया ऑडिट होता क्या है। आपने सर मेरे को ये समझाया ऑडिट होता क्या है, लेकिन सर इस ऑडिट की जरूरत क्या है, या इस ऑडिट से कोई फायदा होता है? फायदे बहुत सारे होते हैं, नुकसान होता है, नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। मैं आपको एक कहानी से नुकसान समझाता हूं, देखिएगा बड़ा मजा आएगा। एक मिस्टर चुन्ना है, चुन्ना। कौन है ये है मिस्टर चुन्ना। और मिस्टर चुन्ना की आदत है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। और न्यूज़पेपर में ज्यादातर ये बिजनेस वाला जो पार्ट होता है, बिजनेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बातें हैं, उसको बड़े ध्यान से और डीप में पढ़ते हैं। तो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बहुत टाइम हो रहा है, लगातार डेली पढ़ते हैं, डेली। मिस्टर चुन्ना डेली रीड्स न्यूज़पेपर, मोस्टली बिजनेस न्यूज। और वो ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं कि किस कंपनी के बारे में, किस कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या आई है न्यूज़पेपर में, किस कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन बताई गई है, उसकी वेबसाइट पर भी ट्रैक करते हैं उसे। वो इंटरेस्ट है इनको, पिछले 1 साल से पढ़ रहे हैं। और ये देख रहे हैं पिछले 1 साल से कि यार मैं बहुत सारी कंपनीज की, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में मैंने बहुत सारी कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट न्यूज़पेपर में देखी। और ज्यादातर कंपनीज के लिए लिखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट में कि प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, बहुत बढ़िया काम कर रही है, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देती है, कोई झूठ, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया लिखा हुआ है यार। एकदम से सब लोग गांधी जी बन गए, सभी कंपनियां गांधी हो गई हैं। ये देख रहा है, मिस्टर चुन्ना देखता है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है। एक बार की बात है, एक बार मिस्टर चुन्ना गया आलतू फालतू बैंक के पास में। किसके पास में गया? आलतू फालतू बैंक के पास में गया। और आलतू फालतू बैंक से जाकर बोला, आलतू फालतू
बैंक से जाकर बोला ये मिस्टर चुन्ना कि साहब हमको दे दो आप लोन। बैंक बोला हम आपको दे देंगे लोन, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, हम आपको लोन दे देंगे। लेकिन लेकिन मिस्टर चुन्ना बोला हम आपको लोन, बैंक ने बोला हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, इन्हें पूरा कर दो। मिस्टर चुन्ना बोला ठीक है, मैं इन फॉर्मेलिटीज को करके लाऊंगा। और उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चल रही थी 8%। मिस्टर चुन्ना बोला ठीक है, मैं 2-3 महीने बाद में आराम से आता हूं। पता चला नेक्स्ट मंथ जो है वो इंटरेस्ट रेट लोन के ऊपर बढ़ा दी गई और वो हो गई 10%। और न्यूज़पेपर में आया, वजह आई, न्यूज़पेपर में रीजन बताया गवर्नमेंट ने कि 10% क्यों करिए उन्होंने इंटरेस्ट। बोले कि यार हम देख रहे हैं बहुत टाइम से कि सभी कंपनीज जो है वो प्रॉफिट में जा रही हैं, और न्यूज़पेपर के अंदर आ रहा है कि सभी कंपनीज के जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें दिख रहा है कंपनी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में है, मस्त पैसा कमा रही है। तो कंपनीज के अंदर काम तो लोग ही कर रहे हैं, मतलब वो लोग भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब वो अगर लोन लेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है। वहां मिस्टर चुन्ना को समझ में आया कि देखो, कंपनीज ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी झूठी बातें लिखवाई। ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई वो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। करनी चाहिए थी, ऑडिटर की ये जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसने नहीं करा, जिसके बहुत सारे नुकसान हुए। उसमें से एक नुकसान ये हुआ कि गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि यार अगर कंपनी सच में इतना पैसा कमा रही है, उसके अंदर काम करने वाले लोग सच में पैसा कमा रहे हैं, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। तो इससे एक लॉस हुआ कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गई। किसने बढ़ाई? गवर्नमेंट ने। क्यों बढ़ाई? ये सोचकर कि ऑडिट रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि कंपनीज बहुत पैसा कमा रही। हरी बात समझ में? अभी तक हम लोगों को क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? सर अभी तक हमको सिर्फ दो बातें समझ में आई। सर अभी तक हमको सिर्फ दो बातें समझ में आई। एक तो यह समझ में आया ऑडिट क्या होता है। सर ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। सर ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिट का मतलब होता है वेरिफिकेशन। ऑडिट का मतलब होता है एग्जामिनेशन। किस चीज का? ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। क्यों होता है? टू एसर्टेन, इस बात को निश्चित करने के लिए वेदर अकाउंट्स आर करेक्ट और नॉट। कंपनी के जो अकाउंट्स हैं या कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही है कि नहीं है। ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड और नॉट। ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि नहीं, और अगर कोई एरर या फ्रॉड है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए। सर हमें यह समझ में आ गया। दूसरा आपने बताया कि ये ऑडिटिंग क्यों जरूरी होती है। आपने बताया कि देखो एट द एंड अगर हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें, फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग क्या होता है? क्या होता है अकाउंटिंग? कि कैटरीना कैफ कंपनी के अंदर गई, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, पूरे साल में जो कुछ हुआ उस सब का प्रॉपर रिकॉर्ड बना रही है, मतलब अकाउंटिंग कर रही है। तो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो एंड रिजल्ट होता है वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। आज पब्लिक को कैसे पता लगता है कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया? क्योंकि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवील करती है। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इस बात को बताया जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम का एंड प्रोडक्ट क्या है? कंपनी जो है वो पूरे साल अकाउंटिंग करती है, और उसका एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आता है? कंपनी के फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहीं उनके अंदर कहीं कोई झूठी चीज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा दूसरा क्या होता है? जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कर देती है तो जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कौन है इंटरेस्टेड पार्टीज? पब्लिक। पब्लिक है।
पब्लिक क्या करती है, डिसीजन लेती है कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें। तो जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करती है, उसके बेसिस पे पब्लिक ये डिसीजन लेती है, यार इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है इतना प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्ट कर दो, कंपनी का ट्रेंड अच्छा जा रहा है, प्रॉफिट कर रही है कंपनी। अकॉर्डिंगली ये जरूरी है, ये जरूरी है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको कंपनी ने पब्लिश किया, जिनके ऊपर पब्लिक पब्लिक कौन है, इंटरेस्टेड लोग, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, वो लोग डिसाइड करने वाले हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं करें। आप सोचिए अगर आपने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलत इंफॉर्मेशन लिखी कंपनी ने, और उस गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन इंटरेस्टेड पर्संस ने, पब्लिक ने आपकी कंपनी में अपने हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अपना खून पसीने का कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और आपने, और क्यों कर दिया, क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा था कंपनी ने कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है। ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लिख रही है वो ऑथेंटिक हो, वो एकदम ट्रुथ, सच्चाई को शो करता हो, फेयरनेस के साथ में बनाया गया हो, ताकि ताकि जिन लोगों को डिसीजन लेने में सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके वो अपना डिसीजन ले रहे हैं, वो सही डिसीजन ले सके। और इस बात को इंश्योर करने के लिए अब क्या होता है, सिर्फ कंपनी के अकाउंट्स में लिख देना कि भैया साल कंपनी ने ये बेचा था, ये खरीदा था, इतना पैसा आया, इतना खर्चा हो गया, सिर्फ ये लिख देना ही एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंपनी की। ये तो उसे करना ही है कंपनी को, कंपनी को ये बताना भी तो चाहिए ना कि हम सच में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। देखो बहुत बार पता है क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी ने लास्ट ईयर में जितना पैसा कमाया उससे ज्यादा शायद करंट ईयर में कमाया, लेकिन दिख रहा है वो अकाउंट्स में कि लास्ट ईयर में जितना पैसा कमाया गया था करंट ईयर में उससे ज्यादा कमाया, एक्चुअली में नहीं कमाया है। कैसे, सपोज करो लास्ट ईयर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 10 रुपए और वो खरीदा था 1000 लोगों ने, तो कंपनी ने कमाया 10,000। आज किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 20, उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट आज इस साल 20 रुपए हो गई और उसको खरीदा था 7,000 लोगों ने, तो कमाया कितना, 14,000 रुपीज। अब लग तो रहा है प्रॉफिट ज्यादा कमाया, पर एक्चुअली में देखो नंबर ऑफ पीपल कम हो गए, मतलब 3,000 लोग आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट करते हैं, भरोसा नहीं करते, और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बस ये शो कर देगी कि हमने लास्ट ईयर कमाया था 10,000, अब की बार कमाया 14,000 और 4,000 ज्यादा कमाया और मजे ही मजे हो गए भाई। क्या कंपनी को ये नहीं बताना चाहिए पब्लिक को कि हमारे कंपनी में 3,000 लोग छोड़कर चले गए, अब वो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं? ये बात तो पब्लिक को पता ही नहीं लगी। पब्लिक ने तो बस ये 10 और 14 के बीच का डिफरेंस देखा कि यार 4,000 ज्यादा एक्स्ट्रा कमा लिया कंपनी ने, और कंपनी अच्छा कर रही है और इन्वेस्टमेंट कर दिया, जबकि कंपनी एक्चुअली में अच्छा नहीं कर रही थी। वो तो इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई थी, प्राइस की रेट बढ़ गई थी, या टैक्स की वजह से हो गया था, और उसमें ज्यादा उसका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसीलिए इसीलिए ये जरूरी होता है कि ऑडिट कराई जाती है, इसीलिए ये जरूरी होता है कि ऑडिट कराई जाती है, ताकि ताकि सच इंफॉर्मेशन बाहर आ सके, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन बाहर आ सके। क्लियर ये चीज। तो स्टूडेंट बोलता है सर ऑडिट क्या होता है, समझ में आ गया, ऑडिट क्यों करी जाती है। एक तो एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट कर लो, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर सामने आ जाती है, एक सही फाइनेंशियल, सही ऑडिट रिपोर्ट जब मार्केट में पब्लिश होती है तो लोगों को हेल्प मिलती है अपना एग्जैक्ट डिसीजन लेने में, क्योंकि अब उनके सामने पूरी इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे को यह समझ में आ गया सर। सर मेरे अब कुछ क्वेश्चन है, मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है, बोला सर क्वेश्चन नंबर 1, क्या ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की होती है? क्या ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं, अब तो बहुत सारी ऑडिट होती हैं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी ऑडिट होती है, देखो कंपनी ने अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाए कि कंपनी का एक साल में टोटल कितना कॉस्ट लगा, उसकी ऑडिट होती है। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी जानबूझ के कॉस्ट ज्यादा दिखाती है अपनी,
कंपनी जानबूझ के अपनी कॉस्ट ज्यादा दिखाती है ताकि उसका टैक्स बच जाए। सपोज करो आज एक कंपनी है एयरटेल, उस कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ, कंपनी खुश हो गई, कंपनी ने लड्डू बंटवा दिए, सवा मनी घोषित कर दी अपनी। बाद में कंपनी को ध्यान आया यार प्रॉफिट ज्यादा है तो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा हो गया। कंपनी बोली कि यार मेरे ऊपर टैक्स कब लगेगा कि कंपनी ने जितना पैसा कमाया उसमें से जो खर्चे थे, कॉस्ट थी, वो रिड्यूस हो जाए, फिर जो पैसा आएगा उस पर टैक्स लगता है। अब मेरी टोटल एक साल में कॉस्ट लगी 10 लाख रुपए, लेकिन एक काम करते हैं हम उस कॉस्ट को 15 लाख दिखा देते हैं, ताकि कॉस्ट बढ़ गई तो फाइनल प्रॉफिट कम नजर आएगा और टैक्स कम लगेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अकाउंट्स में मिस रिप्रेजेंटेशन कर दो। तो ये क्या हो रही है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही है। मतलब अकाउंटिंग तो भाई कि अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, और कॉस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग हो रही है। इस बात की ऑडिट होती है। ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नहीं होती, कॉस्ट की ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होती है, जिसको प्रैक्टिसिंग सीएस करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने एक साल में जितने ट्रांजैक्शन किए, कंपनी ने अपना नाम चेंज किया, कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, कंपनी बायबैक लेकर आई, कंपनी मर्जर अमलगमेशन का ऑफर लेकर आई, कंपनी ने एक साल में जो कुछ किया, तो जो जो ट्रांजैक्शन कंपनी ने किए उनके ऊपर जो जो रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो रहे थे, क्या वो सब रूल्स रेगुलेशन फुलफिल करके कंपनी ने वो ट्रांजैक्शन किए थे कि नहीं किए थे, इस बात की ऑडिट करना, उसे स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो कंपनी के आज के टाइम पर जो ऑडिट होती है ना, वो कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट नहीं होती है, कंपनी के मैनेजमेंट की भी ऑडिट होती है, कंपनी के लीगल कंप्लाइंसेस की भी ऑडिट होती है, कंपनी के कॉस्ट की भी ऑडिट होती है। ये जो ऑडिट है ना, ऑडिट, इस ऑडिट का स्कोप आज बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है आज ऑडिट का स्कोप। ऑडिट कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नहीं हो रही है, जो नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं कंपनी के थ्रू, उनकी भी ऑडिट होती है। स्टूडेंट बोलता है सर आप बोल रहे हो कि कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल, आज के वक्त एट प्रेजेंट, आज के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो, कंपनी के सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट नहीं होती है, बल्कि कंपनी के जो नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी भी ऑडिट होती है। क्या हमेशा से ऐसा होता था? ना, नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं होता था। बहुत पुराने टाइम में अगर हम जाएं, जो कि हम जाएंगे, क्योंकि मुझे समझाना है और आपके कोर्स का भी पार्ट है, हम बहुत पुराने टाइम में अगर जाएं तो ऐसा नहीं होता था। बहुत पुराने टाइम में तो ऑडिट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ऑडिट का कॉन्सेप्ट धीरे 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 इवॉल्व हुआ है। ऑडिट का कॉन्सेप्ट धीरे 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 इवॉल्व हुआ है। पहले ऑडिट होती ही नहीं थी, फिर ऑडिट होने लगी तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कराने लगे, फिर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होने लगी, फिर धीरे 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 आज आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन जो ये मॉडर्नाइजेशन आ गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टार्टअप्स बन गए हैं, आज जाकर बहुत ब्रॉड सेंस में ऑडिट होती है। सर ये इवोल्यूशन समझाओ ना सर हमको। समझाएंगे। पहले आपको दो बातें समझ में आ गई, आप ये कंफर्म कर दो। देखो अब एक बार हम बुक के ऊपर आ जाते हैं। अभी तक मैंने आपको समझाया, अब हम बुक के ऊपर आ जाते हैं। आपके हाथ में जो हमारी बुक होगी उसके अंदर सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ लिया, फिर हमने ये देख लिया ऑडिटिंग क्यों रिक्वायर होती है ना। वैसे तो ये इसमें पूरा लिखा हुआ है, शॉर्ट में मैं लिखवा देता हूं अगर आप चाहो तो। एक तो ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन है कि नहीं, एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए। तीसरा, पब्लिक को या इंटरेस्टेड लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है कि उन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्लियर ये चीज यहां तक? और एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट कर रहा है तो यह बात श्योर है कि वो हर चीज को चेक करने के बाद में अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करेगा। चलिए अब बात आता है सर कि ये ऑडिट जो है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये ऑडिट जो है सर इसका, एक मिनट,
सर इस ऑडिट का इवोल्यूशन कैसे हुआ? स्टार्टिंग में ऑडिट थी नहीं, फिर कैसे, फिर कैसे, फिर कैसे, फिर कैसे, हम दोनों देखेंगे। हम ग्लोबल लेवल पर भी देखेंगे और इंडिया के लेवल पर भी देखेंगे। क्लियर ये चीज यहां तक? तो समझिए, देखिए, आपको पता है बच्चों, ह्यूमन का भी इवोल्यूशन हुआ है। पहले तो हम बंदर थे ना, इसीलिए तो बोला जाता है अरे हम तो बंदर की प्रजाति के थे भाई। नंगे पैर रहते थे, नंगे शरीर रहते थे। ये तो खाल ही है, तो बंदर की कपड़ा थोड़ी है ये कोई। ये बंदर की खाल ही तो है, ये कोई कपड़ा थोड़ी है। और क्या खाते थे ये देखो, पेड़ पौधे खाते थे, फ्रूट्स मिल जाते थे पेड़ों पे, वो खाते थे। और चार पैरों पे चलते थे। देखो चार पैरों पे चल रहा है ये आदमी। देखो ये आदमी चार पैरों पे चल रहा है, दिख रहा है ना आपको? फिर उसके बाद में धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ। फिर हम दो पैरों पे चलने लगे। फिर और इवोल्यूशन हुआ हमारा। फिर हम आग भाग जलाने लग गए। फिर और इवोल्यूशन हुआ हमारा। फिर हम भाले और इन सब की हेल्प लेने लग गए। फिर और इवोल्यूशन हुआ हमारा। फिर हम कपड़े पहनने लग गए। फिर और इवोल्यूशन हुआ। और आज के टाइम पे तो हम राजा बेटा बन गए हैं, जेंटलमैन। इवोल्यूशन हुआ ना ऐसे धीरे धीरे हमारा। ऑडिट का भी ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ। पहले क्या होता था बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल बात समझाऊंगा। ये जो इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग है ना, पहले मैं इसको अपने मैनर में समझाऊंगा, अपनी लोकल लैंग्वेज में, भाषा में अपन समझेंगे, हिंदी में आराम से। फिर उसके बाद में हम जो मॉड्यूल की लीगल लैंग्वेज है उसको पढ़ेंगे। मॉड्यूल की लीगल लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में उसी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा। बट हम डायरेक्टली अगर उस लैंग्वेज पे चले गए तो उससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, दूसरा आपको रटना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता हूं। तो इसलिए पहले हम अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम मॉड्यूल की लैंग्वेज को देखेंगे। देखो पहले क्या होता था बच्चों, मैं आपको इसे डिटेल में दिखाता हूं। देखो पहले क्या होता था, आज से काफी टाइम पहले अगर हम चले जाएं, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूं, बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूं, बहुत सेंचुरीज पहले की बात कर रहा हूं। डेट के साथ में बताऊंगा मैं आपको एक एक चीज। कहानी सुनो। पहले क्या था बच्चों, पहले बिजनेस बड़े नहीं थे, छोटे से बिजनेस होते थे। बहुत स्मॉल बिजनेस होते थे। बहुत स्मॉल बिजनेस होते थे। अब होता क्या था, सपोज करो ये मालिक है, लाला जी हैं, ये लाला जी मालिक हैं ये। और इन्होंने ये अपना एक बंदा चंदू नाम का इस लाला किराना एंड जनरल स्टोर पे बैठा दिया। समझना, छोटी सी दुकान है, बहुत कम प्रोडक्ट है, और बहुत कम लोग खरीदने आ रहे हैं। होता था ना ऐसा पुराने जमाने में। अब इसने मान लो एक महीने में कुछ प्रोडक्ट बेचे, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचे इसने, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचे इसने, बहुत कम प्रोडक्ट बेचे हैं यार दोस्त, बहुत कम प्रोडक्ट बेचे हैं यार दोस्त। मतलब क्या होता था, मालिक साहब कभी मान लो एक महीने में आ गए, दो महीने में आ गए, ये आ जाते थे और इससे पूछते थे हाँ भाई क्या क्या बेचा बता। तो ये बोल देता था कि देखो साहब सेठ जी, लाला जी देखो टोटल आपने मंगवाए थे 100 पैकेट साबुन के, तो देखो उसमें से 4 पैकेट बिक गए रविवार को, 5 बिक गए सोमवार को, ये बिक गए हुए, टोटल बिक गए साहब 35। तो मंगवाए थे आपने 100, और साहब देखो 35 बिक गए, 65 बचे, अभी भी बचे दुकान में, गिन लो। ये बोल देता था। और ये सिर्फ देखो यहां कान लगा के सुन रहा है, ये सुन लेता था, सुन लेता था। कोई गलती होती थी तो पकड़ लेता था। क्यों? क्योंकि छोटा बिजनेस है, बहुत छोटा बिजनेस है, थोड़े बहुत कोई सामान बिक रहे हैं, कहां ज्यादा कुछ बिक रहा है।
तो सब कुछ इसके कंट्रोल में था, प्रोपराइटर के, लाला जी के, सब कुछ दिमाग में था। मैंने इतना खरीदा, ये बोल रहा है इतने बिक गए, देख लो भाई इतने टोटल बचे होंगे, और जितने बिक गए उनके पैसे दे दो, खत्म किस्सा। पहले स्टार्टिंग में तो कभी ऑडिट थी नहीं। क्यों नहीं थी ऑडिट? क्योंकि एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना कि सर ये ऑडिट शब्द कहां से आया, ये ऑडिट पहले क्या था, एक लेटिन शब्द था जिसका मतलब था ऑडेर। एक लेटिन शब्द था, क्या नाम, क्या था वो लेटिन शब्द? ऑडेर। उसका मतलब था टू हियर, सुनना। और वहीं से जो आज का ऑडिट निकाला गया है वो लेटिन शब्द ऑडेर से निकाला गया है। पहले ऑडिट एक तरह से सुन के काम चल जाता था। क्यों? क्योंकि बिजनेस छोटा था, ज्यादा लोग थे नहीं, ज्यादा मार्केट बड़ा था नहीं, ज्यादा कुछ सामान बिकता था नहीं, सब कुछ प्रोपराइटर के दिमाग में फिक्स रहता था। मैंने कितना खरीदा था, बंदा बिठाया है, वो कितने बता रहा है, कितने बिक गए, तो बचे कुचे अभी भी दुकान में पड़े होंगे, गिन लो भाई पड़े हैं कि नहीं पड़े, और जो बिक गए उनका पैसा दे दो 20 रुपए के हिसाब से, 35 का निकाल, 35 साबुन बिके हैं 20 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो 700 रुपए निकाल दो। आ रही है मेरी बात समझ में? तो पहले के टाइम पे ऑडिट होती ही नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटे बिजनेस थे, कॉमर्स बिजनेस ये ज्यादा बड़ा नहीं था, प्रोपराइटर का खुद का सब कुछ कंट्रोल रहता था, और वो चीजों को अपने बंदे से सुन लेता था और समझ लेता था, हाँ कितना बिका है कितना नहीं बिका है, कहीं ये कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है ये जो ऑडिट शब्द है ना, ये लेटिन शब्द ऑडेर से लिया गया है, क्योंकि इसका मतलब होता था टू ईयर, और पहले सिर्फ सुनकर ही काम चल जाता था, तो इसी वजह से ऑडिटर बोला जाता था, और हमारा ऑडिट शब्द ऑडेर लेटिन शब्द से निकाला गया। क्लियर ये चीज यहां तक? लेकिन फिर क्या हुआ बच्चों? फिर देखो, पॉपुलेशन बढ़ी। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं, तो देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। आ रही है मेरी बात समझ में? देखो, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, हालांकि मैं इस चीज को एक एक करके पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम अपने चीजों को समझ रहे हैं। देखो 18th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। एक्चुअली में क्या था, आपको अगर याद हो बच्चों, आपको अगर याद हो तो वर्ल्ड वॉर चलते थे बहुत, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो सिर्फ अमेरिका के अलावा बाकी दुनिया की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज की इकोनॉमी स्कैटर्ड हो गई थी, सबकी हालत खराब हो गई थी। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज बढ़ी। आपको पता है आज जो इतना पावरफुल अमेरिका है, क्या हमेशा से पावरफुल था अमेरिका? नहीं, पावरफुल तो इंग्लैंड था जिसने हम पर राज किया था, जिसको आज कोई पूछता नहीं है ना, इंग्लैंड सबसे पावरफुल था, आधी दुनिया पर कंट्रोल किया हुआ था, राज किया हुआ था उसने, हुकूमत थी इंग्लैंड की। अमेरिका तो कोई देश कभी था ही नहीं। इंग्लैंड ने कुछ लोगों को, अलग अलग जगह से लाए हुए लोगों को, अफ्रीका से इधर उधर से लाए हुए लोगों को अपना स्लेब बना लिया था। कुछ लोगों ने आंदोलन टाइप कर दिया, और फिर वो लोग भाग भूग कर इस जगह पर आ गए। इसीलिए तो अमेरिका को बोला जाता है यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। इसके अंदर सिर्फ कोई एक जगह के लोग थोड़ी रहते हैं, अमेरिका में तो पता नहीं देश के, दुनिया के हर जगह के लोग रहते हैं। पहले बहुत बिजनेस छोटे थे, सुन के काम चल जाता था, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनी, धीरे धीरे बिजनेस बढ़े, धीरे धीरे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, बड़े बड़े स्टार्टअप्स खुल गए। और फिर ऑडिट जो सिर्फ पहले सुन के काम चल रहा था, पहले ऑडिट जो सिर्फ सुन के काम चल रहा था, फिर जब इंग्लैंड ने हमारा पूरी दुनिया पर कंट्रोल किया हुआ था, ऑलमोस्ट काफी सारी दुनिया पे कंट्रोल किया था, तब इंग्लैंड की गवर्नमेंट को ये लगा कि यार हमने इंडिया पे भी कंट्रोल कर रखा है, हमने फलानी जगह पे कर रखा है, हमने रशिया पर भी कंट्रोल कर रखा है, और वहां से हम पैसा लूट खास कर रहे हैं। अब कर कौन रहा है? इंग्लैंड के किंग एंड क्वीन कर रहे हैं, लेकिन वो तो इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। कर कौन रहे हैं? अंग्रेज जो घोड़े पर आ रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लूटते हैं मान लो 10 लाख रुपए, और यहां पर शो करते हैं कि हमें 2 लाख रुपए ही मिले?
इसलिए जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स थे सिर्फ उनकी ऑडिट करी गई, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स वैक्स चूस रही थी, लगान ले रही थी, 3 गुना लगान। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स की ऑडिट करने लगी। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो आप समझो पहले ऑडिट था ही नहीं। फिर उसके बाद में ऑडिट जो है वो सिर्फ सुनने के काम से जारी रहने लगा, क्योंकि प्रोपराइटर सब कुछ जानता था। फिर ऑडिट जो है वो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने डिपार्टमेंट्स की करने लगे, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमा रहे थे और बाकी कोई और पैसा नहीं कमा रहा था, कहीं गड़बड़ी ना हो, वहां ऑडिट करने लगे। लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो फिर प्राइवेट लेवल पे नई नई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खुलने लगी, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, ज्यादा लोगों के पास में चीजें पहुंचने लगी। फिर उन इंडस्ट्रीज ने अपना ऑडिट करना स्टार्ट किया। फिर सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे स्टार्टअप्स बढ़ गए और फिर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही नहीं, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑडिट होने लग गई। अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात करूं, आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारी इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। आप बोलोगे सर ये कहां पे चले गए, कहां कहानियां सुना। बहुत जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट तभी बिल्डअप होगा, फिर आपको ना सब कुछ माइंड में फिक्स हो जाएगा, रटना कुछ नहीं है आपको। 1947 में जब हम आजाद हुए तो इंडिया की इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि इंडिया बाहर किसी को सामान नहीं बेचेगा और बाहर का कोई बंदा इंडिया के अंदर सामान नहीं बेचेगा। इंडिया बाहर सामान नहीं बेचेगा और बाहर का कोई बंदा इंडिया में सामान, इंडिया के लोग इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में बेच लेंगे, इंडिया में सो जाएंगे, इंडिया में मर जाएंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखो पहले स्टार्टिंग में इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं थी, कोई भी कहीं से इंडिया के अंदर आकर धंधा कर लेता था। आपको याद होगा एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी थी? अंग्रेजों ने क्यों बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी? बोले हम इंडिया में आकर बिजनेस करेंगे, बिजनेस के लिए बनी थी वो, बिजनेस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन फिर उन्हें लगने लगा कि यार लोग जो है वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, धर्म भरम के नाम पे ये हो रहे हैं, तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया और 200 साल तक राज किया हमारे ऊपर। वो तो फिर जब इनको भगाया गया और 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब हमारी गवर्नमेंट को लगा कि सुनो भाई, अब हमें क्लोज्ड इकोनॉमी बनना चाहिए, हमें बोल देना चाहिए सबसे कि कोई इंडिया में नहीं आ सकता, वरना अभी हम आजाद हुए हैं, सोने की चिड़िया थे लेकिन अंग्रेज सब लूट कर चले गए, हमारे पास में कोई पैसा ही नहीं है बिल्कुल भी, कहीं कोई अब दोबारा से ये ना बोले कि हम यहां पर बिजनेस करने आ रहे हैं और दोबारा हमारे ऊपर कंट्रोल कर ले, इसलिए क्लोज्ड इकोनॉमी रखा गया। लेकिन फिर धीरे 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 ये नजर आया कि यार इंडिया के पास में ना पैसा नहीं है, इंडिया के पास में फॉरेन रिजर्व भी नहीं है। आपको पता है इवन 1964-5 के टाइम पर तो ये हालत हो गई थी कि इंडिया के पास में खाने के लिए गेहूं नहीं था। हमने अमेरिका से गेहूं मांगा कि हमें गेहूं दे दो, अमेरिका ने 3rd डिग्री एकदम बकवास जो गेहूं होता है ना कैटेगरी का, उस कैटेगरी का गेहूं हमें भेजा, जिसको सुअर पिग खाते थे, इंसान नहीं खाता था, वो कैटेगरी का गेहूं हमें भेजा। उस टाइम पर आपके जो अपने जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो उस वक्त पर एक नारा लेकर आए थे, जय जवान जय किसान। तभी तो लेकर आए थे इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका से वो नाराज हो गए थे, यार बताओ ऐसा गेहूं दे दिया हमको। इवन उसके बाद में जब आप देखोगे 1990s के टाइम पर, 1990 के टाइम पर इंडिया के पास में फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था, सिर्फ एक दिन का फॉरेन रिजर्व बचा हुआ था, एक रात का। इतना पैसा खत्म हो गया था। उस वक्त हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री मनमोहन सिंह जी, जो अब नहीं रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, अब उनको लगा कि यार अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि हमें आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेना पड़ेगा। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, प्राइम मिनिस्टर हमारे नरसिम्हा राव जी थे। तो मनमोहन सिंह जी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में गए, यूनाइटेड नेशंस के पास में गए, वर्ल्ड बैंक के पास में गए और जाकर बोले आईएमएफ से कि हमें पैसा उधार पर दे दो, हमारा देश कोलैप्स हो जाएगा। आईएमएफ बोला दे देंगे, पैसा चाहिए दे देंगे, लेकिन हमारी शर्त है। बहुत सारी शर्तें रखी आईएमएफ ने, उसमें से एक शर्त थी आपका इंडिया जो अभी तक क्लोज्ड इकोनॉमी है उसे ओपन इकोनॉमी कर दो, दरवाजे खोल दो। तब 1991 के अंदर आपको याद हो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
कि अब इंडिया का कोई भी आदमी बाहर जाकर बिजनेस कर सकता है, बाहर का कोई आकर इंडिया में बिजनेस कर सकता है। उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले जो कंपनीज की ऑडिट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, फिर क्योंकि सुन के काम चल जाता था, छोटे छोटे बिजनेस थे। फिर धीरे धीरे जब बिजनेस बढ़ने लगे टिल 1990s, तो सिर्फ फाइनेंशियल सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑडिट करवा रहे थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कराने लगे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट कराने लगे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आ गया 1991 के अंदर, फिर देखो बड़े बड़े मॉल खुल गए, फिर बिजनेस बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े स्टार्टअप खुल गए। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है स्टार्टअप खोलने के लिए, फर्स्ट नंबर पे आता है। आज बिजनेस इतने बड़े हो गए हैं, आज किसी भी कंपनी कोई काम करती है तो उसके ऊपर इतने रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल हो गए हैं कि अब ऑडिट कंपलसरी हो गया है। और अब ऑडिट का जो प्रोस्पेक्टिव है, जो नेचर है, वो बहुत ब्रॉड हो गया है, पहले नैरो हुआ करता था। अब ऑडिट का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया है। अब ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नहीं होती, नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, आपकी सेक्रेटरियल ऑडिट होती है, कंपनी के ऊपर रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल हुए, वो टाइम पे फुलफिल किए कि नहीं किए। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बच्चों, ये मैंने आप लोगों को जो पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ाया अभी, और जो इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग पढ़ाया, ये अभी मैंने आपको इतना समझाया है कि ऑडिटिंग स्टार्टिंग से हमेशा से नहीं थी, बहुत पुराने टाइम से, लेकिन फिर धीरे धीरे आई। ये जो ऑडिट शब्द है, ये लेटिन शब्द ऑडेर से ले गया, जिसका मतलब सुनना होता था। ये क्यों होता था, इसका क्या लॉजिक है? क्योंकि पहले प्रोपराइटर अपना सब कंट्रोल में रखता था, वो सुन के गलतियां पकड़ लेता था। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होने लगी, फिर धीरे धीरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट आने लगी, लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। लेकिन आज जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और हमारे इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आ गया और इतना मॉडर्न बन गया, इतने स्टार्टअप खुल गए, बिजनेसेस बड़े हो गए, बड़ी बड़ी ब्रांचेस खुल गई, बड़े बड़े डिपार्टमेंट खुल गए, तो आज सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट नहीं बल्कि बहुत सारी तरह की ऑडिट होती है, और ऑडिट का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को ये इवोल्यूशन समझ में आया, या आपने जो समझाया एकदम समझ में आ गया, लेकिन सर मॉड्यूल के अंदर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी लिखी है, वो हम पढ़ेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास में अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा? हमने देखा ऑडिट क्या होता है, हमने देखा ऑडिट क्यों जरूरी है, और हमने इसके अलावा देखा इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके नैरो पर्सपेक्टिव, ब्रॉड पर्सपेक्टिव। अब आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, अब आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ने में मजा आएगा कि हाँ सर आपने समझा दिया, अब बड़ा मजा आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट्स, मैं एक चीज और आपको बता दूं, हमारी पूरी एक कोशिश रहेगी कि हमारी जो एक क्लास है वो मोस्टली 55 से 60 मिनट्स के आसपास रहे, 1 घंटे से ज्यादा ना हो। आज की क्लास अभी 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है, 1 घंटे 7 मिनट हो गई। हम अपनी कोशिश करेंगे कि 55 मिनट से 60 मिनट की 1 घंटे की अपनी क्लास रहे, जैसा ऑफलाइन में रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, ताकि क्या होता है 1 घंटे से ज्यादा में ना फिर मजा नहीं आता, बच्चे को ब्रेक भी चाहिए। और आपको ये फील भी होगा कि यार जैसा ऑफलाइन में चल रहा है ना, ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं हम, बट ये एकदम ऑफलाइन के जैसे मजा आ रहा है। तो बच्चों, यहां तक आज हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया ऑडिटिंग की। ये पहली क्लास है जिसमें ऑडिट क्या होता है, ऑडिट क्यों जरूरी है, और इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट का कॉन्सेप्ट हमने अभी बिल्डअप किया है, समझाए। उसका मॉड्यूल लैंग्वेज हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। और देखो, आज की क्लास हो सकता है आपको लगे कि सर बहुत ज्यादा डीप में चले गए आप, क्योंकि अभी आपका मुझे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। यार आप बाइक चलाते हो तो स्टार्टिंग से चौथे गियर पर डाल देते हो क्या, 5वें गियर पे? फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ, ऐसे ही तो चलता है यार अपनी बाइक, अपनी गाड़ी। अभी 4-5 दिन जब आपकी क्लास हो जाएगी ना, फिर आप बोलोगे कि हाँ सर अब हमारा तालमेल बैठ गया सर, अब बैठ गया सर तालमेल। अब आप थोड़ा सा रेस बढ़ा दो, अब एक्सीडेंट नहीं होगा, अब टेंशन। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।